जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी अर्थव्यवस्था का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना ना हो, बल्कि लोगों की देखभाल करना हो। आज हम एक ऐसे ही क्रांतिकारी विचार पर बात करने वाले हैं जो प्रभात रंजन सरकार के दर्शन पर आधारित है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां हर इंसान आत्मनिर्भर हो। तो सवाल यही है, क्या हो अगर किसी अर्थव्यवस्था की कामयाबी बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे से नहीं, बल्कि आम लोगों की भलाई से नापी जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सब कुछ अलग तरह से सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस चर्चा में हम इस पूरे विचार को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये गण अर्थनीति आखिर है क्या। फिर बात करेंगे उन गारंटियों की जो ये हर किसी को देती है। इसके बाद हम इसके काम करने के तरीके यानी इसके ढांचे पर नजर डालेंगे और आखिर में आत्मनिर्भरता के इसके सबसे बड़े लक्ष्य को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये गण अर्थनीति है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो गण अर्थनीति या पीपल्स इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये पक्का करना कि हर एक इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, बस। और दिलचस्प बात यह है कि ये व्यवस्था इकोनॉमी की हर चीज़ को, मतलब फैक्ट्री में सामान बनने से लेकर उसे दुकानों तक पहुंचाने और यहाँ तक कि उसकी कीमत तय करने तक, हर चीज़ को सिर्फ एक ही तराजू में तौलती है। क्या इससे हर इंसान तक ज़रूरी चीज़ें आसानी से पहुंच रही हैं? तो ठीक है, ये तो हुई विचार की बात, पर सवाल ये है कि हकीकत में ये गारंटी क्या देती है। चलिए अब इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये न्यूनतम ज़रूरतें हैं क्या? इस मॉडल के मुताबिक हर एक नागरिक को 8 चीज़ों की गारंटी मिलनी ही चाहिए। अच्छा खाना, पहनने को कपड़े, रहने को घर, इलाज की सुविधा, अच्छी शिक्षा, आने जाने के साधन, बिजली और साफ पानी। और यहीं पे ये सिद्धांत वाकई में बहुत क्रांतिकारी हो जाता है। ये कहता है कि हर नागरिक की क्रय शक्ति यानी कि चीजें खरीदने की ताकत एक गारंटी होनी चाहिए। और ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं, बल्कि संविधान में लिखा एक मौलिक अधिकार होना चाहिए। जरा इसका मतलब सोच के देखिए, ये सिर्फ एक खोखला वादा नहीं है। अगर किसी भी नागरिक को उसकी बुनियादी जरूरत की चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसे ये कानूनी हक होगा कि वो सरकार के खिलाफ अपने मौलिक अधिकारों के हनन का केस कर सके। ठीक है, तो गारंटी क्या मिलेगी ये तो समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब होगा कैसे। यहीं पर इस मॉडल का ढांचा, इसका स्ट्रक्चर सामने आता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत मॉडल की बात करता है। तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इसके लिए ये मॉडल 2 कदम बताता है। पहला, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं जिन्हें एक व्यक्ति चलाता है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। और दूसरा, जैसे ही कोई बिजनेस बड़ा होने लगे, उसे सहकारी यानी कोऑपरेटिव बना दिया जाए, मतलब जिसमें सभी कर्मचारी मिलकर उसके मालिक हों। मकसद साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले और मुनाफा कुछ ही लोगों की जेब में ना जाए। और इस पूरे ढांचे की बुनियाद आप कह सकते हैं सिर्फ एक ही सिद्धांत पर टिकी है, आर्थिक विकेंद्रीकरण। मतलब ये कि ताकत और पैसा किसी एक जगह पर जमा न हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों के हाथ में हो, ताकि हर छोटा समुदाय खुद मजबूत और आत्मनिर्भर बन सके। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, इस पूरी व्यवस्था का असल मकसद, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए इसे आत्मनिर्भरता के उदाहरण से समझते हैं। इस सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझने के लिए बंगाल का उदाहरण दिया गया है। एक ऐसा इलाका जिसमें इतनी क्षमता है कि वो करोड़ों लोगों की जरूरतें अपने दम पर पूरी कर सकता है। जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, बंगाल की जमीन इतनी उपजाऊ है कि खाने पीने की कोई कमी नहीं हो सकती। वहां का मौसम कपड़ा बनाने और घर बनाने के सामान के लिए एकदम सही है। और वहां औषधीय पौधे, शिक्षा, ऊर्जा, हर तरह के संसाधन मौजूद हैं। अगर इनका सही इस्तेमाल हो जाए तो ये इलाका करोड़ों लोगों का पेट भर सकता है। तो इस पूरी सोच का जो निचोड़ है वो क्या है? हर हाथ को काम, गरीबी का खात्मा, एक ऐसा समाज जो किसी पर निर्भर ना हो, और सबसे बढ़कर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका केंद्र मुनाफा नहीं बल्कि इंसान हो। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सफलता को हम कैसे मापें? उसकी बढ़ती जीडीपी के आंकड़ों से या फिर उसके लोगों की भलाई और उनकी खुशी से? इस पर सोचिएगा जरूर।